गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करने जा रहे हैं मिश्र भवानी प्रसाद मिश्र द्वारा रचित कविता है घर की याद, जो कि आरोह भाग 1 में सम्मिलित है। आप लगना है मैं आपको पहले ही बता दूं कि जो 11th क्लास के स्टूडेंट्स हैं, अगर वो ये वीडियो देख रहे हैं तो वो साहित्यिक परिचय को स्किप कर सकते हैं, क्योंकि साहित्यिक परिचय में उनके लिए बस ये जानना ज़रूरी है। जो कविता से मैं आपको आगे बता दूंगी कि जो +1 के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए साहित्यिक परिचय में क्या इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ से ये जो चीज़ें हैं ये उनके लिए ज़रूरी नहीं है। जो कविता से रिलेटेड साहित्यिक परिचय में दिया गया है वो उनके लिए भी ज़रूरी है। बाकी जो एचटेट या किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं उनके लिए पूरी ही जो कविता है, साहित्यिक परिचय है, उनको कोई भी चीज़ इसमें स्किप नहीं करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कुछ लिख के सो, कुछ पढ़ के सो, तू जिस जगह जागा सवेरे उस जगह से बढ़ के सो। भवानी प्रसाद मिश्र रचनावली से ली गई है। भवानी प्रसाद मिश्र द्वारा कही गई हैं ये पंक्तियाँ, ये आपको याद रखनी है। भवानी प्रसाद मिश्र जी का साहित्यिक परिचय देख लेते हैं। जन्म 1913 में हुआ है, टिगरिया गांव, होशंगाबाद, मध्य प्रदेश में। प्रमुख रचनाएं सतपुड़ा के जंगल, जो कि बहुत फेमस है, नेट में भी लगी हुई है। सतपुड़ा के जंगल, सन्नाटा, गीत फरोश, बहुत इंपॉर्टेंट कविता है गीत फरोश। चकित है दुख, बुनी हुई रस्सी, बहुत बार पूछी गई है एग्जाम में, बुनी हुई रस्सी। खुशबू के शिलालेख, अनाम तुम आते हो, इदम नमम आदि। प्रमुख सम्मान इनको जो मिले हैं, साहित्यिक अकादमी पुरस्कार इनको मिला है, मध्य प्रदेश शासन का शिखर सम्मान इनको मिला है, दिल्ली प्रशासन द्वारा गाली पुरस्कार एवं पद्म श्री अलंकृत ये हैं। मृत्यु 1985 में इनकी मृत्यु हुई है। आपको याद रखना है, जन्म 1913 और मृत्यु 1985 यानी कि 1985। सहज लेखन और सहज अभिव्यक्ति का नाम है भवानी प्रसाद मिश्र। कविता और साहित्य के साथ साथ राष्ट्रीय आंदोलन में जिन कवियों की सक्रिय भागीदारी थी उनमें ये प्रमुख हैं। गांधीवाद पर आस्था रखने वाले मिश्र जी ने गांधी वाङ्मय के हिंदी खंडों का संपादन कर कविता और गांधी जी के बीच सेतु का काम किया। सेतु होता है पुल, भवानी ब्रिज जिसको कहते हैं। भवानी प्रसाद मिश्र की कविता हिंदी की सहज लय की कविता है, यानी कि जो हिंदी की कविता है सहज लय में, गीत में गाई जाती है। इस सहजता का संबंध गांधी के चरखे की लय से भी जुड़ता है, इसलिए उन्हें कविता का गांधी भी कहा गया है। क्या कहा गया? कविता का गांधी। किसको कहा गया? भवानी प्रसाद मिश्र को। तो ये आपको ज़रूर याद रखना है। मिश्र जी की कविताओं में बोलचाल के गद्यात्मकता से लेकर वाक्य विन्यास को ही कविता में बदल देने की अद्भुत क्षमता है। इसी कारण उनकी कविता सहज और लोक के अधिक करीब है। भवानी प्रसाद मिश्र जिस किसी विषय को उठाते उसे घरेलू बना लेते हैं। आंगन का पौधा, शाम और दूर दिखती पहाड़ की नीली चोटी भी जैसे परिवार का एक अंग हो जाती है। वृद्धावस्था और मृत्यु के प्रति भी एक आत्मीय स्वर मिलता है। उन्होंने प्रौढ़ प्रेम की कविताएं भी लिखी हैं। प्रौढ़ प्रेम जो बुढ़ापे में होता है, प्रेम की कविताएं भी लिखी हैं, जिनमें उद्दाम श्रृंगारिकता की बजाय सहज जीवन, सात जीवन के सुख दुख और प्रेम की व्यंजना है। नई कविता के दौर में कवियों में मिश्र जी के यहाँ व्यंग्य और शोभ भरपूर है। व्यंग्य कटाक्ष होता है, शोभ होता है क्रोध दुख, किंतु वह प्रतिक्रियापरक न होकर सृजनात्मक है, यानी कि वो एक्शन के लिए रिएक्शन कम है लेकिन सृजनात्मक है, नई चीज़ों का सृजन, नई सोच, नई विचारों का सृजन करता है। गांधीवाद पर आस्था रखने के कारण उन्होंने अहिंसा और सहनशीलता को रचनात्मक अभिव्यक्ति दी है। घर की याद कविता में घर के मर्म का उद्घाटन है। कवि को जेल प्रवास के दौरान घर में विस्थापन की पीड़ा सालती है। कवि की स्मृति संसार में उसके परिजन एक एक कर शामिल होते चले जाते हैं। घर की अवधारणा की सार्थक और मार्मिक याद कविता का केंद्रीय संवेदना है। तो ये कविता से रिलेटेड है, ये +1 के स्टूडेंट्स के लिए भी ज़रूरी है। घर की याद कविता में घर के मर्म का उद्घाटन है, यानी कि घर की याद कैसे कवि को सताती है। कवि के जेल प्रवास, जब वो जेल में है, क्योंकि स्वतंत्रता आंदोलन का जो संग्राम चल रहा था उसी के दौरान भवानी प्रसाद मिश्र जी आंदोलन में सक्रिय थे, क्योंकि गांधी जी के फॉलोवर थे, इसलिए उनको जेल में अंग्रेजों ने रखा था।
और तभी ये कविता उन्होंने लिखी थी। घर से विस्थापन की पीड़ा सालती है, कवि के स्मृति संसार में उसके परिजन, जो उनको याद है उनके परिजन यानी कि उनके जो खास फैमिली मेंबर हैं, वो एक एक करके शामिल होते चले जाते हैं। घर की अवधारणा की सार्थक और मार्मिक याद कविता का केंद्रीय संवेदना है। तो आपको याद रखना है, ये प्रश्न बन सकता है जो घर की याद कविता का केंद्रीय भाव क्या है। तो आपको याद रखना है सार्थक और मार्मिक याद कविता का केंद्रीय संवेदना है, ये आपको याद रखना है। चलिए कविता पे चलते हैं। घर की याद। आज पानी गिर रहा है, बहुत पानी गिर रहा है, रात भर गिरता रहा है, प्राण मन गिरता रहा है। कवि कहते हैं कि आज पानी गिर रहा है और रात से ही पानी गिर रहा है, बहुत पानी गिर रहा है, यानी कि बहुत तेज बारिश हो रही है, रात भर गिरता रहा है, और जो बारिश है वो रात भर चलती रही है, प्राण मन गिरता रहा है। और उस बारिश में मेरा जो मन है वो है परिवार की स्मृतियों में, परिवार की याद में, याद से घिर गया है। क्योंकि देखिए एक साइकोलॉजिकल चीज़ है ये, कि जब बारिश होती है, अगर आप खुश होते हो तो बारिश होने पर आपकी खुशी बढ़ जाती है, हैप्पीनेस के हार्मोन्स इंक्रीज होते हैं। और अगर आप दुखी होते हो और बारिश हो जाए तो आपका दुख और ज़्यादा बढ़ जाता है। इसीलिए कविता ने इसे मार्मिक बनाने के लिए ये कवि ने ये कहा है, बहुत पानी गिर रहा है, घर नज़र में तिर रहा है, घर की मुझसे दूर है जो, घर खुशी खुशी का पूर है जो। यानी कि बहुत पानी गिर रहा है, पानी बहुत गिर रहा है, बहुत तेज़ बारिश हो रही है, लेकिन बारिश तेज़ होने पर वो कवि को क्या है, बारिश होने पर उन्हें अपने घर की याद आ रही है। घर नज़र में तिर रहा है, क्योंकि घर आंखों के सामने उनको दिखाई दे रहा है। घर की मुझसे दूर है जो, वो घर याद आ रहा है जो मुझसे दूर है, जिससे मैं दूर हूँ। क्योंकि कवि कहाँ है, जेल में, और घर वाले कहाँ है, अपने घर में। इसलिए कवि कहता है कि उस घर की याद आ रही है जिससे मैं दूर हूँ, और वो घर जो मेरी खुशियों का पूर है, यानी कि जिससे मेरी खुशियाँ जुड़ी हुई है। घर के घर में चार भाई, मायके में बहन आई, बाप के घर हाय रे परिताप के घर। अब आपको ये याद रखना है, जो अभी पहला पैराग्राफ हमने किया है उसका काव्य सौंदर्य है, उसमें अनुप्रास अलंकार है, और याद रखना है शांत रस कविता में विद्यमान है, क्योंकि जोश और उत्साह या श्रृंगारिकता कविता में नहीं है। और अगर शांत रस है तो प्रसाद गुण आपको कविता में मिलेगा, प्रसाद गुण और छंदबद्ध कविता है। यानी ये चीज़ें आपको याद रखनी है। पूरी कविता को लेकर आपसे पूछा जा सकता है कि कोई भी पंक्तियाँ देकर कि इसमें कौन सा रस है, और विशेष कोई अलंकार अगर आता है तो मैं आपको वो अलग से ही इसमें बता दूंगी। बाकी अनुप्रास अलंकार तो सभी पहचान ही सकते हैं। घर के घर में चार भाई, मायके में बहन आई, बाप के घर हाय रे परिताप के घर। कवि कहता है कि घर की घर में चार भाई, कि हमारा जो घर है उसमें कितने भाई हैं भाई, चार भाई हैं। किसको छोड़कर, कवि को छोड़कर, यानी कि वो जो कवि हैं, कवि के साथ मिलकर जो पांच भाई हैं। लेकिन अभी जो घर में है, क्योंकि कवि तो जेल में है, इसलिए जो अभी जो घर में है वो कितने भाई हैं, वो चार भाई हैं। इसलिए कह रहे हैं कि घर में चार भाई हैं और मायके में बहन आई। अब ससुराल से बहन कहाँ आई है, मायके में, यानी कि कवि के घर पर। बहन आई बाप के घर, बहन किसके घर पर आई, बाप के घर। हाय रे परिताप के घर, परिताप होता है दुख, लेकिन बहनें जब बाप के घर आई हैं तो उन्हें खुशी नहीं हो रही, बल्कि अब वो खुशी का घर ना होकर दुख का घर बन गया है। क्योंकि जो पांच भाई हैं उनमें से एक भाई जेल में है, तो इस चीज़ का बहनों को बहुत अधिक दुख है। तो यही इस पंक्तियों में बताया गया है। घर की घर में सब जुड़े हैं, सब के इतने कब जुड़े हैं, चार भाई चार बहनें, बुझा भाई प्यार बहनें। कवि कहता है कि घर की घर में सब जुड़े हैं, कि जो घर है सब इकट्ठे हुए हैं, सब हंसी खुशी से इकट्ठे हुए हैं किसी त्यौहार पर, यानी कि रक्षाबंधन के त्यौहार पर सब इकट्ठे हुए हैं। ऐसे मौके बहुत कम आते हैं, इसलिए वो कह रहे हैं कि जो चार बहनें और चार भाई हैं सब मिलकर बैठे होंगे। यहाँ पर कवि सोच रहा है कि अपनी कल्पना से, कि जो चार बहनें हैं उनकी और जो चार भाई हैं उनके, वो सारे मिलकर बैठे होंगे। और जो रक्षा करने वाली जो भुजाएं हैं, यानी कि जो बाहें हैं, जो बाजू है भाइयों की, उन पे जो बहनें हैं वो अपनी राखी रूपी प्यार को बांध रही होगी। यानी कि प्यार को वो जो चार भाई है वो रक्षा के रूप में बताया गया है, कि जो चार भाई है वो भुजा के रूप में, बाजुओं के रूप में है, और जो चार बहनें हैं वो उनकी, चार भाई चार बहनें चार और
भुजा भाई प्यार बहने। तो भुजा रक्षा के लिए इस्तेमाल हुआ है और प्यार के रूप में, यानी कि प्यार जो उनकी कलाई पर बंधता है राखी के रूप में, वहाँ पर प्यार है वो बहने हैं। तो इतना इसमें आपको याद रखना है। प्रसाद गुण है, शांत रस है, छंदबद्ध कविता है। खड़ी बोली का सहज प्रयोग हुआ है, ये आपको पता ही है कि खड़ी बोली है स्पष्ट। और माँ बिन पड़ी मेरी, दुख में वह गड़ी मेरी, माँ की जिसकी गोद में सिर रख लिया तो दुख नहीं फिर। कवि कहता है कि और माँ बिन पड़ी मेरी, कि जो मेरी माँ है वो कैसी है, अनपढ़ है, बिना पढ़ी यानी अनपढ़ है। दुख में वह घड़ी मेरी, और वह मेरे दुख में क्या हो रही है, बावरी हो रही है, मतलब उसे मेरा ही दुख खाया जा रहा है, क्योंकि कभी जेल में है। माँ की जिसकी गोद में सिर रख लिया तो दुख नहीं फिर। माँ तो ऐसी है कि जिसकी गोद में अगर सर रख कर सो गए तो दुखों का आभास भी नहीं होगा, दुखों का एहसास भी नहीं होगा, दुख याद ही नहीं आएंगे, दुखों को भूल जाएंगे। माँ की जिसकी स्नेह धारा का यहाँ तक है पसारा, मेरी माँ है जो वो ऐसी है कि उसकी स्नेह धारा यानी उसका जो प्रेम है वो मुझे यहाँ तक हिम्मत देता है, क्योंकि कवि जेल में है तो इसलिए कवि कहता है कि मेरी माँ घर पर है लेकिन उनका जो प्रेम है वो मुझे यहाँ तक भी हिम्मत देता है। मैं जेल में हूँ और उनका प्रेम मुझे यहाँ तक भी उसका एहसास, उसका अनुभव होता है, और उसी एहसास के कारण मुझे दुखों का पता नहीं लगता। और वो मतलब उसकी उनके जो प्रेम की धारा है ना वो मेरे जेल तक फैली हुई है। इसलिए वो कह रहे हैं कि माँ की जिसकी स्नेह धारा का यहाँ तक भी पसारा, उसे लिखना नहीं आता जो कि उसका पत्र पाता। और कहते हैं कि उनके दिल में बहुत सारी बातें मुझे कहने के लिए, मेरी माँ के पास बहुत सारी बातें हैं मुझे कहने के लिए, लेकिन उन्हें लिखना नहीं आता है। अगर उन्हें लिखना आता तो मैं उनका पत्र अवश्य पाता, उनका प्रेम भरी बातें मैं अवश्य पढ़ पाता। और इसलिए मुझे कोई पत्र प्राप्त नहीं होता, क्योंकि मेरी माँ है वो अभी वो मतलब अनपढ़ है। और कवि अपने पिता के बारे में बताते हैं। पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, कि उनके पिताजी जिस उम्र में हैं वो बूढ़े हैं, लेकिन उन्हें बूढ़ा कोई कह नहीं सकता, वो अपने आप को बूढ़ा नहीं मानते। जो अभी भी दौड़ जाए, जो अभी भी खिलखिलाए, वो अभी भी युवाओं की तरह दौड़ सकते हैं और खिलखिलाकर हंसते हैं, यानी कि बिल्कुल जिंदा दिल इंसान हैं उनके जो पिता हैं। मौत के आगे न हिचके, शेर के आगे न बिचके, बोल में बादल गरजता, काम में झंझार लरजता। कवि कहते हैं कि मौत के आगे न हिचके, कि जो मेरे पिता हैं उनको मौत से भी डर नहीं लगता, वो इतने निडर हैं। शेर के आगे न बिचके, और शेर के आगे भी वो अगर उनके आगे शेर आ जाए तो भी वो पीछे कदम नहीं हटाएंगे। बोल में बादल गरजता, उनका बोल अभी भी, उनके बोल में यानी कि उनकी आवाज़ में इतनी ताकत है, इतनी गंभीरता है कि उनके बाद जो आवाज़ है ऐसे लगता है कि बादल गरज रहा है। काम में झंझा लरजता, और उनका काम है, जो उनके काम करने का तरीका है वो इतने गतिशील है कि वो हर काम को फटाफट कर लेते हैं, ऐसा लगता ही नहीं है कि वो बूढ़े हो गए हैं। तो यहाँ पर कवि अपने पिता की तारीफ कर रहे हैं, पिता के बारे में बता रहे हैं। आगे देखिए, आज गीता पाठ करके दंड 260 करके, खूब मुकद्दर हिला लेकर, मूठ उसकी मिला लेकर। यहाँ पर जो कवि हैं वो कह रहे हैं कि आज गीता पाठ करके, यानी कि जब बारिश हो रही है, जिस दिन कवि जेल में है उस दिन की बात बता रहे हैं कि आज मेरे पिताजी की जो दिनचर्या है उसके बारे में बता रहे हैं। कवि कह रहे हैं कि आज जरूर उन्होंने गीता पाठ किया होगा दंड 260 करके, और 260 दंड उन्होंने किया होगा। ये एक तरह की एक्सरसाइज होती है, व्यायाम होता है, तो आपको ये याद रखना है। और खूब मुकद्दर हिला लेकर, मुकद्दर होता है जो एक्सरसाइज में यूज़ होता है, एक लकड़ी का ऐसे भारी सा लट्ठा सा होता है जो कि एक्सरसाइज में इस्तेमाल किया जाता है। तो उसी के लिए कहा गया है कि खूब मुकद्दर हिला लेकर, उन्होंने मुठ उसकी मिला लेकर, कि दोनों मुट्ठी के बीच में मुकद्दर को पकड़कर उसको पूरी तरह से मतलब घुमाया होगा और अपना व्यायाम है वो पूरा किया होगा।
जब कि नीचे आए होंगे नैन जल में छाए होंगे। और जैसे ही पिताजी नीचे आए होंगे, गीता पाठ कर व्यायाम कर कर छत से नीचे आए होंगे, तो नैन जल में छाए होंगे, तो उनकी आंखों में क्या हो गया होगा, पानी आ गया होगा। हाय पानी गिर रहा है, घर नज़र में तिर रहा है। अब उनकी आंखों में, उनके पिता की आंखों में पानी क्यों आ गया होगा? वो कह रहे हैं कि जब वो नीचे आए होंगे, उन्होंने देखा होगा कि उनके बेटे बेटी सब बैठे हैं, लेकिन उनका एक बेटा है जो यहाँ पर नहीं है, जो जेल में है। इसलिए कवि कहते हैं और कहते हैं कि हाय पानी गिर रहा है, और इस तरह से पानी गिर रहा है, मेरे को घर की याद आ रही है। आगे देखिए, चार भाई चार बहनें बुझा भाई प्यार बहनें। चार भाई हैं घर में, चार बहनें हैं, और जो भाई है वो मजबूत है। उनकी भुजाएं जो कि बहनों की रक्षा के लिए जानी जाती हैं, और जो उनकी कलाई पे बंधने वाला जो राखी है वो बहनों के प्यार के रूप में जाना जाता है। खेलते या खड़े होंगे, नज़र उनकी पड़े होंगे कि जो मेरे बहन भाई है वो या तो खेलते होंगे या कहीं खड़े होंगे, और ऐसे में ही जैसे पिताजी नीचे उतरे होंगे तो उनकी नज़र उन बहन भाइयों पर पड़ी होगी। पिताजी जिसको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, रो पड़े होंगे बराबर पांचवे का नाम लेकर। अब कह रहे कि जो पिताजी हैं वो एक युवा की तरह रहते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, यंग की तरह बने रहते हैं। तो वो कहते हैं कि जो पिताजी जिसको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा। अब जो कवि कहते हैं कि मेरे पिताजी हैं वो बहुत ही युवा की तरह रहते हैं, जिनको बुढ़ापा अभी तक एक पल के लिए भी बुढ़ापा उनके ऊपर दिखाई नहीं देता। आज वही पिताजी रो पड़े होंगे बराबर, और अपने मेरे चार भाई और चार बहनों को मिलजुल कर देखते हुए ज़रूर रो पड़े होंगे। सोच रहे हैं कवि, कल्पना कर रहे हैं पांचवे का नाम लेकर। और पांचवे का नाम लेकर यानी कि कवि खुद के लिए पांचवा शब्द इस्तेमाल कर रहा है। ये प्रश्न किया जा सकता है कि कवि किस नंबर के भाई थे, कितने भाई थे, तो वो पांच भाई थे। तो वो कह रहे कि उनके पिता ने ज़रूर उनको याद किया होगा और रो पड़े होंगे। पांचवा मैं हूँ अभागा, जिसे सोने पर सुहागा, पिताजी कहते रहे हैं, प्यार में बहते रहे हैं। कवि कहते हैं कि पांचवा मैं हूं अभागा, कि पांचवा जो उनका बेटा है वो मैं हूं, और जो क्या है अभागा, यानी जिसकी किस्मत खराब होती है, जिसका भाग्य अच्छा नहीं होता, जिसे सोने पर सुहागा। लेकिन मेरे पिताजी मुझे हमेशा ये कहते थे कि मैं सोने पर सुहागा हूँ, यानी चार बेटे वो मेरे सोने हैं, लेकिन जो पांचवा है वो तो सोने पे सुहागा, यानी उनसे भी अच्छा है। मुहावरे का इस्तेमाल हुआ है, पिताजी कहते रहे हैं, प्यार में बहते रहे हैं, और पिताजी ने हमेशा मुझे चार बेटों से बढ़कर माना है, और इस तरह से मेरे को अपने प्यार में ही, मतलब उन्होंने अपना प्यार मुझ पर जताया है, और मुझे चारों से बढ़कर जो बेटे हैं उनसे बढ़कर हमेशा माना है। आज उनके सन बेटे लगे होंगे उन्हें हेटे, क्योंकि उन पर सुहागा बंधा बैठा हूँ अभागा। अब कवि कह रहे हैं कि आज उनके सोने जैसे जो चार बेटे हैं वो भी उन्हें इतने अच्छे, इतने खास नहीं लगे होंगे, क्योंकि मैं उन पर सुहागा, क्योंकि उनका जो जिसे वो सुहागा मानते हैं, जिसे वो सबसे अच्छा बेटा मानते हैं, बंधा बैठा हूँ अभागा, वो तो जेल में, वो भाग्यहीन तो जेल में बंधा बैठा है। भाग्यहीन कवि ने किसको कहा है? स्वयं को कहा है। क्यों कहा है? क्योंकि वो जेल में बैठे हैं, इसलिए स्वयं को भाग्यहीन कहा है। और माँ ने कहा होगा, दुख कितना बहा होगा, आंख में किस लिए है पानी, वहाँ अच्छा है भवानी। कवि कहते हैं कि माँ ने मेरे पिताजी को जरूर समझाया होगा, दुख कितना बहा होगा, लेकिन जब समझाया होगा तो माँ खुद भी रोई होगी, उनकी आंखों में भी पानी आया होगा, और पिता को समझाया होगा, आंख में किस लिए है पानी, कि तुम क्यों रो रहे हो, वहाँ अच्छा है भवानी। जहाँ जेल में अगर भवानी है तो वहाँ भी वो अच्छा है। इसलिए वो कह रहे हैं कि मेरी माँ ने मेरे पिता को रोते हुए समझाया होगा कि तुम रो मत, भवानी है वो अपने जेल में है, लेकिन सुरक्षित है। वह तुम्हारा मन समझकर और अपनापन समझकर, लेखिका कवि है वो कहते हैं कि वह तुम्हारा मन समझकर, उनकी माँ उनके पिता को समझा रही है कि आप जैसा देश और परिवार के लिए सोचते हैं वैसा ही भवानी सोचता है, और उसे अपना फर्ज मानता है, अपनापन समझकर उसी को अपना फर्ज मानता है, गया है सो तो ठीक ही है। अब आपके ही नक्शे कदम पर वो जेल में गया है अपने देश अपने परिवार की रक्षा के लिए, तो ठीक ही है, यह तुम्हारी लेकी ही है। यानी कि ये तो परंपरा आप ही ने तो चलाई है, आप ही तो देश और के प्रति अपना प्रेम न्यौछावर करते हैं, आप देश को सबसे आगे रखते हैं, ये आप ही की परंपरा है जिसे आपके बेटे ने निभाई है। पाँव जो पीछे हटाता कोख को मेरी लजाता, अगर भवानी पीछे हट जाता
यानी कि स्वतंत्रता आंदोलन में जाने के लिए कमज़ोर पड़ जाता, कायर हो जाता, कोख को मेरी लजाता, तो उनकी माँ कहती है कि मुझे ही लज्जा आती, मुझे तो उनकी माँ होने पर भी मुझे लज्जा आती, शर्म आती। इस तरह ओह न कच्चे रो पड़ेंगे और बच्चे, कि इस तरह से आप अपना मन कच्चा मत कीजिए, यानी कि दुखी मत होइए। अपना जो भवानी की प्रसाद मिश्र की माँ है वो उनके पिता को समझाती है कि आप इस तरह से दुखी ना होइए, इस तरह से आप दुखी होंगे तो जो बाकी बच्चे हैं वो भी रो पड़ेंगे। ने कहा होगा हाय कितना सहा होगा। और जब पिताजी ने ऐसी बात कही होगी तो उनको कितना दुख होगा। कहाँ मैं रोता कहाँ हूँ, धीर मैं खोता कहाँ हूँ, कि नहीं नहीं मैं रो कहाँ रहा हूँ, मैं रो नहीं रहा हूँ। कवि कह रहे हैं कि पिताजी ने अपने आंसुओं को छुपाते हुए ये बात कही होगी कि मैं नहीं रो रहा हूँ, मैं धीरज नहीं खो रहा हूँ, मैं ठीक हूँ। तो उन्होंने अपने मन के अंदर कितना ही दुख, कितनी ही तकलीफों को छुपा लिया होगा। हे सजीले हरे सावन, हे कि मेरे पुण्य पावन, तुम बरस लो वे न बरसे, पांचवे को वे न तरसे। अब सावन को दूत के रूप में इस्तेमाल किया है कवि ने। यहाँ पर बादल को नहीं, सावन को दूत के रूप में। दूत होता है जो एक का संदेशा दूसरे तक पहुँचाता है। तो वो कहते हैं कि हे सजीले हरे सावन, हे हरे भरे सजे हुए मनमोहक सावन, हे कि मेरे पुण्य पावन। पुण्य पावन का मतलब होता है पवित्र। यहाँ पर कवि कहते हैं कि मेरे पुण्य पावन, यानी कि जो तुम बड़े ही पवित्र और पुण्य स्वरूप वाले सावन। सावन को बताया कि आप बहुत ही पुण्य हो, पवित्र हो। तुम बरस लो वो न बरसे, कि हे सावन तुम बरस लो लेकिन मेरे माता पिता न बरसे, पांचवे को वे न तरसे, यानी तुम्हें जितना बरसना है तुम उतना बरस लो लेकिन उनकी आंखों में आंसू नहीं आना चाहिए और पांचवे बेटे की उनको याद भी नहीं आनी चाहिए। मैं मजे में हूँ, सही हूँ, घर नहीं हूँ, बस यही है, किंतु यह बस सबसे बड़ा बस, इसी बस में सब बिरस। कवि कहते हैं कि मैं, आप जाके उनको बताना, मेरे परिवार को बताना कि मैं मजे में हूँ, सही हूँ, सही है, कि मैं जहाँ पर हूँ, मैं जेल में हूँ लेकिन मैं मज़े में हूँ। घर नहीं हूँ बस यही है, लेकिन मैं घर पर नहीं हूँ, बस इतना ही है कि मैं घर से दूर हूँ, लेकिन जहाँ हूँ बिल्कुल सही हूँ। किंतु यह बस सबसे बड़ा बस है। लेकिन कवि कहते हैं कि जो ये बस है, कौन सा बस, कि उनका घर ना होना, कि उनका घर ना होना ही सबसे बड़ा बस है, यानी कि सबसे बड़ा दुख है। इसी बस में सब विरस है और इसी बस में और इसी बस के कारण, इसी दुख के कारण सब विरस, यानी बिना रस के, यानी कि कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। ध्यान से समझिएगा कि लेखक सावन को कहता है कि आप जाइए, संदेशा दीजिए पुण्य पवित्र सावन, कि आप जो मेरे माता पिता वो रोए ना, इसलिए उनको बताइए कि मैं मज़े में हूँ। ये सही है, मैं जेल में हूँ लेकिन मैं मज़े में हूँ। घर नहीं हूँ बस यही है, कि मैं घर पर नहीं हूँ, बस इतना ही है। लेकिन जो मैं घर पर नहीं हूँ, ये वाला बस ही, ये वाला दुख ही मेरे लिए इतना बड़ा दुख है कि इस दुख के कारण सारे ही आनंद समाप्त हो गए हैं। किंतु उनसे यह न कहना, उन्हें देते धीर रहना, उन्हें कहना लिख रहा हूँ, उन्हें कहना पढ़ रहा हूँ। कवि कहते हैं कि हाँ, मैंने आपको जो बताया है कि मैं घर से दूर हूँ तो मैं दुखी हूँ, तो ये बात आप उनको मत बताना। उनको, तो मेरे माता पिता को सिर्फ आप ये बात बताना कि किंतु उनसे यह न कहना, कि आप उनसे ये न कहना, और उनको उनका धीरज बंधाना और उनको कहना कि मैं जेल में हूँ, लिख रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ और बिल्कुल ठीक हूँ। काम करता हूँ कि कहना, नाम करता हूँ कि कहना, चाहते हैं लोग कहना, मत कहो करो कुछ शोक कहना। हे सावन, मेरे माता पिता को कहना कि मैं यहाँ पर बिल्कुल ठीक हूँ, काम करता रहता हूँ और ऐसा काम कर रहा हूँ कि उनका नाम हो रहा है, यानी कि उनके लोग उनको याद करेंगे। भवानी प्रसाद मिश्र जी स्वतंत्रता आंदोलन के लिए जेल में गए थे, किसी जुर्म या किसी भी जुर्म के कारण जेल में नहीं गए थे, बल्कि देश की आज़ादी के लिए जेल में गए थे। इसलिए कहते हैं कि मैं काम करता हूँ और तुम्हारा नाम कर रहा हूँ। चाहते हैं लोग कहना, इसलिए लोग मुझे चाहते हैं, मुझे पसंद करते हैं, मत करो कुछ शोक कहना। और कहना मेरे माता पिता से कि शोक होता है दुख, इसलिए तुम किसी भी प्रकार का दुख मत मनाओ। और कहना, मस्त हूँ मैं, तातने में व्यस्त हूँ मैं। गांधी जी के फॉलोवर थे, इसलिए वो कहते हैं कि मेरे माता पिता को कहना कि मैं जेल में हूँ लेकिन बहुत मस्त हूँ, हर समय जो चरखा है वो काटता रहता हूँ, काटने में व्यस्त रहता हूँ, बिजी रहता हूँ। वजन 70 शेर मेरा और भोजन ढेर मेरा, और मैं यहाँ जेल में आकर मोटा भी हो गया हूँ, मेरा 70 किलो वजन हो गया है और मैं बहुत सारा भोजन करता हूँ, यानी कि खाने को बहुत ज़्यादा मिलता है।
कूदता हूँ खेलता हूँ दुख डटकर ढेलता हूँ, और कहना मस्त हूँ मैं, यूँ न कहना अस्त हूँ मैं। कवि सावन को कहता है कि मेरे माता पिता को कहना कि मैं यहाँ पर खेलता कूदता रहता हूँ, दुख डटकर ढेलता हूँ, और अगर मेरे दुख कोई मुझे दुख होता भी है तो उसका बहुत हिम्मत से मैं उसका सामना करता हूँ, उससे उस दुख से मुकाबला करता हूँ। और कहना मस्त हूँ मैं, और मैं यहाँ पर बिल्कुल मस्त हूँ। यो ना कहना अस्त हूँ मैं, अस्त होता है छिपा हुआ, यानी कि दुखी, कि उनको ये तो कहना कि मैं यहाँ पे मस्त हूँ, ये लेकिन ये मत बताना कि मैं यहाँ पर बहुत दुखी हूँ। इसलिए क्योंकि रियल में तो कवि है वो दुखी है। हाय रे ऐसा न कहना है कि जो वैसा न कहना, हे सावन मेरे माता पिता को आप बिल्कुल भी ऐसा मत कहना, जैसा मैं यहाँ पर हूँ वैसा बिल्कुल भी मत बताना। कह न देना जागता हूँ आदमी से भागता हूँ, कि मेरे माता पिता को ये ना कहना कि मैं दिन रात सोता नहीं हूँ, सो नहीं पा रहा हूँ, वहाँ पर इतना अत्याचार हो रहा है, आदमी से भागता हूँ। ब्रिटिश सरकार के जो सिपाही हैं तो वो कह रहे हैं कि अब आदमियों का भी डर लगने लगा है, कि आदमियों से भी मैं भागता हूँ, आदमियों का भी डर बैठ गया है, ये उनको मत बता देना। कह न देना मौन हूँ मैं, खुद न समझू कौन हूँ मैं, मतलब आप उन्हें ये ना बताना कि मेरी कैसी हालत है, कि मैं यहाँ पर चुपचाप रहता हूँ, किसी से बात नहीं कर पाता, और मैं खुद को ही भूल गया हूँ, क्योंकि मेरी खुद की जो हालत है वो बहुत ख़राब है, मैं खुद को ही भूल गया हूँ। देखना कुछ बक न देना, उन्हें कोई शक न देना, हे सावन देखना कि तुम बातों ही बातों में उनको मेरी सच्चाई मत बता देना, उनको किसी तरह की कोई शंका उनके मन में डाल मत देना, बस उनको ये बताना कि मैं यहाँ पर सुखी हूँ, उनको किसी प्रकार की शंका नहीं होनी चाहिए कि मुझे किसी प्रकार का जेल में दुख है। हे सजीले हरे सावन, हे कि मेरे पुण्य पावन, हे सजीले हरे भरे पुण्य पवित्र सावन, तुम बरस लो वे न बरसे, कि तुम इतना बरस लो जितना तुम्हारा दिल करे, लेकिन मेरे माता पिता की आंख से आंसू न आए, पांचवे को वे न तरसे, और पांचवे बेटे को वो कभी भी याद कर कर रोए ना। तो इस तरह से आज की हमारी कविता है वो समाप्त होती है। तो आज के लिए इतना ही, जल्द ही मिलते हैं अगली चैप्टर के साथ। आप कंटिन्यूटी में बने रहिएगा, और कोशिश करूँगी कि एक दिन में 2 वीडियो डाल सकूँ। धन्यवाद।